सो हेलो गाइस, बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी फिर से हम बात करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी की। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे अभी तक उसमें हमने पिछले लेक्चर में जो बात की थी वो था हमारा टॉपिक साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप मतलब चक्रीय ग्रुप। और इस साइक्लिक ग्रुप में मैंने बताया था कि कोई भी ग्रुप है वह ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कब कहलाता है या चक्रीय ग्रुप कब कहलाता है। तो इसमें एक कंडीशन थी कि जैसे कोई भी आपको ग्रुप दे दिया, उसमें अगर आपको पता है कि इसी ग्रुप में जैसे मान लो जी बराबर आपको ये दिया था 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये खुद एक आबेली ग्रुप है। अब इस ग्रुप में अगर आपको पता है कि इसमें एक अवयव ऐसा विद्यमान है, इस ग्रुप में एक अवयव ऐसा विद्यमान है कि जिसकी पूर्णांक घात से, किसी एक अवयव की पूर्णांक घात से हम इस ग्रुप के अगर सभी अवयवों को रिप्रेजेंट कर सकें, अगर सभी अवयवों को ला सकें, तो वही क्या कहलाएगा, ये चक्रीय ग्रुप कहलाएगा। कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आयोटा है, अब आयोटा की घात पूर्णांक होनी चाहिए, 1 है तो 1 से आयोटा आ गया। आयोटा की घात अगर 2 लिया तो -1 आ गया। आयोटा की घात 3 लिया तो कितना आ गया, माइनस आयोटा। और आयोटा की घात 4 लिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसमें खुद में 4 ही तो एलिमेंट है ना, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। और देख लो इसी आयोटा की घात से ये सभी चारों एलिमेंट हमें फाइंड हो गए यहाँ पर। तो अगर किसी ग्रुप में जितने भी अवयव हैं उनमें कम से कम एक अवयव ऐसा विद्यमान हो जिसकी पूर्णांक घातों से हम ग्रुप के अन्य सभी अवयवों को क्या कर सकें, प्रदर्शित कर सकें, तो वह क्या कहलाता है, चक्रीय ग्रुप कहलाता है। और जो अवयव इनका निर्माण करता है, जो अवयव इनका निर्माण करता है वह उस ग्रुप का क्या कहलाता है, जनक कहलाता है। अब जनक 1 भी हो सकता है, जनक 2 भी हो सकते हैं, जनक 3 भी हो सकते हैं। ठीक है ना। इसकी मैंने अलग अलग कंडीशंस भी लिखाई थी कि अपरिमित अगर कोई ग्रुप है चक्रीय ग्रुप तो उसमें जनकों की संख्या केवल 2 होती है। परिमित में जनक आप ज्ञात करना, मैं अभी बताऊंगा, आयलर फाइबर में की बात करेंगे हम, तो उनसे हम देखेंगे कि आगे चल के कोई परिमित ग्रुप है तो उसमें जनकों की संख्या हम किस तरह निकालेंगे, भाई इसमें इतने जनक होंगे। ठीक है ना। इसमें हमारे लिए 2 जनक प्राप्त हुए थे, एक तो आयोटा था और एक माइनस आयोटा था। जिस तरह इनकी पूर्णांक घात हमने ली है, इसी तरह अगर माइनस आयोटा की भी पूर्णांक घातों की बात करें तो ये खुद भी माइनस आयोटा भी इनके अलग अलग घातों पर सभी अवयवों को दर्शा देगा, या सभी अवयव हमको इस माइनस आयोटा की घातों से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। आज जो हम बात करेंगे, ध्यान देना, वो हम बात कर रहे हैं आयलर फाई फलन की। किसकी, आयलर फाई फलन की। तो देखो ध्यान देना, जो हमारा आज का पॉइंट है वो है आयलर फाई फलन। आयलर फाई फलन। ठीक है ना। और ये जो आयलर फाई फलन है ये क्या कहता है, ध्यान देना, जो ये आयलर फाई फलन है तो ये क्या होगा, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसके आगे यूज होंगे, तो वो हम आज के लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयलर फाई फलन को हम फाई ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आयलर फाई फलन होता है उसको हम फाई ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका यूज हम एक तो करेंगे जनकों की संख्या निकालने में, जनकों की संख्या निकालने में यूज करेंगे इसका, नंबर ऑफ जनरेटर्स। ठीक है। और जो दूसरा यूज हम इसका करने वाले हैं वो ऐसे करने वाले हैं कि जैसे आपको कोई भी चक्रीय ग्रुप दे दिया, उस चक्रीय ग्रुप में आपसे पूछ लिया कि भाई ये जो ग्रुप दे रखा है इसमें बताओ कि 3 कोटि के कितने अवयव होंगे।
या 5 कोटि के कितने अवयव हैं, 6 कोटि के कितने अवयव हैं, तो उन सभी में जो कोटि के अवयव निकालने हैं उनमें भी हम इनका यूज करेंगे। तो 2 जगह हम इसका यूज करेंगे, एक तो जनकों की संख्या निकालने में और एक भाई कितने कोटि के अवयव होंगे वो निकालने में। अब ये तो हमें पता लग ही जाएगा कि जैसे कोई भी आपको ग्रुप दे रखा है तो ये तो पता लग ही जाएगा कि इस ग्रुप में कितने कितने कोटि के अवयव हैं। भाई हमें पता है कि ग्रुप की कोटि का अवयवों की कोटि का हमेशा ग्रुप की कोटि में भाग जाता है। अवयव की कोटि का ग्रुप की कोटि में हमेशा भाग जाता है, ठीक है ना। जैसे आपको ये दे दिया, सपोज करो कि ऑर्डर ऑफ जी बराबर 10 दे दिया, ऑर्डर ऑफ जी कितना है 10 दे दिया, तो आप इसमें पता लगा सकते हो कि इसमें किस किस कोटि के अवयव विद्यमान होंगे। तो देखो जैसे एक तो एक कोटि का होगा, भाई हमें ये देखना है कि 10 ऐसी कौन सी संख्याएं जो मतलब 10 का या 10 में जिनका क्या चल जाए, भाग चल जाए। एक तो 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 होगा नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, ठीक है ना, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, फिर कौन होगा 10 होगा। तो हमें पता है कि कुल मिला के 10 कोटि का अगर कोई ग्रुप दे रखा है तो उसमें इन कोटियों के अवयव विद्यमान होंगे। अब ये थोड़ी है कि भाई 2 कोटि का केवल एक ही अवयव विद्यमान होगा, हो सकते हैं 2 कोटि के 2 अवयव हों, 3 अवयव भी विद्यमान हो, एक ही हो। 5 कोटि के अवयव में हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, ज़्यादा हो। तो इन चीज़ों का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फाई ऑफ एन या आइलर फाई फलन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो इसमें फाई ऑफ एन होता है, फाई ऑफ एन होता है वो क्या होता है, एन से छोटा या एन से छोटी व एन की सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है। एन से छोटी व एन की सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है। सापेक्षिक अभाज्य तो जानते ही हो ना, अरे सापेक्षिक अभाज्य जानते हो ना, एन से तो छोटी होंगी। और इस एन की जो सापेक्षिक अभाज्य मतलब इनका एक तो एन खुद एक संख्या होगी और जो संख्या आपको लेनी है अलग से, उन दोनों का सापेक्षिक अभाज्य मतलब में से पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो सभी संख्याएं किस में आएंगी, फाई ऑफ एन में आएंगी। इनका यूज हम देखो, अब कहीं भी पूछ लिया कि जैसे कोई भी आपको ग्रुप दे दिया और कह दिया कि चलो ये बताओ इससे ग्रुप में जैसे उसकी कोटि कितनी भी है, मान लो 9 कोटि है, उसमें पूछ लिया कि 9 कोटि के अवयवों की संख्या कितनी है। तो अब ये तो है नहीं उनको निकालने बैठोगे, डायरेक्ट सूत्र लगाओगे और उनको फाइंड कर लोगे। या पूछ लिया जनकों की संख्या कितनी है, तो जनक भाई एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड आप पर करता है आप उनको कैसे फाइंड करते हैं। अब ये तो है नहीं अलग अलग अवयवों की आप कोटि निकालते चलें, जिसकी ग्रुप की कोटि के बराबर आ गई कोटि, सर ये जनक हो गया, नहीं आई तो ये नहीं होगा। तो अलग अलग तो फाइंड करेंगे नहीं, सीधा ग्रुप देखेंगे, ग्रुप की कोटि देखेंगे और जनक निकालेंगे, ठीक है ना। जनकों की संख्या को भी हम अलग से अध्ययन करेंगे। अब देखो इसमें 2 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या कहता है, यदि n क्या हो, अभाज्य संख्या हो, यदि n अभाज्य संख्या हो तब जो अपना फाई ऑफ n होता है वो होता है n-1। यदि n क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो फाई ऑफ n बराबर होता है n-1। मतलब जनकों की संख्या आपको पता लग गया कि जो ग्रुप हमको दे रखा है उसकी कोटि क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब पूछ लिया कि भाई चलो बताओ इसमें जनकों की संख्या क्या होगी, तो वो होगी कितनी, फाई ऑफ n।
अरे भाई अभाज्य संख्या के लिए तो हम भी जानते हैं कि अगर किसी ग्रुप की कोटि एक अभाज्य संख्या है, अगर किसी ग्रुप की जैसे जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उनसे कोटि निकलेगी, वो कोटि अगर एक अभाज्य संख्या आ गई तो हम क्या निकालते हैं कि भाई एक तत्समक अवयव को छोड़कर जितने भी अवयव उसमें विद्यमान होते हैं वो सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, अरे सभी जो तत्समक अवयव होता है उनको छोड़कर सभी की कोटि ग्रुप की कोटि के क्या होती है, बराबर होती है। और सभी की कोटि अगर ग्रुप की कोटि के बराबर है तो वो सभी जनक होंगे, और सभी जनक हैं तो देख लो फाई ऑफ एन निकाल रहे हो, उसमें से एक कम कर देना, मतलब उस तत्समक को उसमें से क्या कर देना, बाहर कर देना। ठीक है ना। जो नंबर सेकंड कंडीशन आती है इसी में ध्यान देना, यदि संख्या n के अभाज्य गुणनखंड, या ऐसी लिख दो, यदि n के अभाज्य गुणनखंड क्या है, P1 व P2 है, अर्थात किस तरह दे दिए, ऐसे हों जैसे P1 α1 व P2 α2, इस प्रकार की हो, या गुना लिख दो इसमें। तब जो आप फाई ऑफ एन निकालोगे इस कंडीशन में ध्यान देना, तो एक तो n आएगा 1 माइनस 1 अपॉन P1 और 1 माइनस 1 अपॉन P2 हो जाएगा। जरूरी नहीं कि दो ही आए, P1 और P2, P3 भी आ सकता है, ठीक है ना, P4 भी आ सकता है, एक P1 भी रह सकता है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि एक तो ये हो गया कि यदि n खुद अभाज्य संख्या है तो फाई ऑफ n बराबर n माइनस 1 होता है। सेकंड ये हो गया कि यदि n के अभाज्य गुणनखंड क्या हो, P1 व P2 हो, ठीक है ना, जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या है, P1 व P2 हो, अर्थात इस रूप में दिए गए हों, तब आपको फाई ऑफ n इस तरह फाइंड करना है। अब बात आती है, वो ये आती है कि सर चलो ये बताओ कि इसमें क्वेश्चन, चलो ये तो पता लग गया कि जनकों की संख्या देखनी, आगे हम पढ़ेंगे उसको हम बता देंगे, लेकिन इसके तौर पर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो ये दे दिया कि भाई फाई ऑफ 100 का मान निकालो, ये आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि फाई ऑफ 100 का मान निकालो। अब आपको यहाँ पर फाई ऑफ 100 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फाई ऑफ 100 की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखो n एक अभाज्य संख्या तो है नहीं। सबसे पहले जो हमारा जो दिल दिमाग हृदय धड़कन किडनी सब कहाँ जाएंगी कि भाई n अभाज्य संख्या है या नहीं है। अब हमें ये पता लग गया n अभाज्य संख्या नहीं है तो भाई इसके गुणनखंड करके देख लो। अब आप ध्यान देना, जैसे आप ऐसे ही बता देता हूँ बच्चों की तरह, 100 के गुणनखंड वैसे तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। अब देखो 2 से करो इसको, कितना है 50 रह गया, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1 आ गया, ठीक है ना। तो इस आप फाई ऑफ 100 को, इस फाई ऑफ 100 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। दोनों अभाज्य गुणनखंड देख लो, मैंने कहा था P1 α1 इंटू P2 α2 के रूप में आ सकते हैं, P1 α1 इंटू P2 α2 के रूप में, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताओ P1 का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, P2 का काम कौन कर रहा है, 5 कर रहा है। ये α1 है, ये α2 है, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, α1 α2 α3 से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ कौन देखने, P1 P2 P3 जो भी दे रखे हैं। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाई ऑफ 100 ही तो निकाल रहे हो ना, ये 100 के वे हो गए, ठीक है ना, फैक्टर इसको ऐसे लिख दो। तो फाई ऑफ 100 जब आप निकालोगे तो कितना होगा, एक तो n आएगा 1 माइनस 1 अपॉन P1 और 1 माइनस 1 अपॉन P2 आ गया, n आ गया 1 माइनस 1 अपॉन P1 और 1 माइनस 1 अपॉन P2 हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना ये कितना हो गया, देखो ये तो 100 है ही है, 1 माइनस 1/2 1/2 आ गया, और ये हो गया 4/5, ठीक है ना। इससे ये गया,
ठीक है, तो कितने आ गए 40। तो 5/100 का मान कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है ना, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब देखो इनका यूज हम करते हो, एक तो ऐसे क्वेश्चन आ गए 5/100 या 5/50 जो भी पूछ रहा है आपसे उसको निकालना। इसके अलावा जो इसका यूज करना है वो एक तो जनकों की संख्या देखने के लिए, और भाई इस कोटि के कितने अवयव होंगे उनके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो अब हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा जनकों की संख्या। इससे पहले देखो एक दो अगर क्वेश्चनों की बात करें तो ध्यान देना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसके बेसिस पे दो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो आपके हो जाने भी चाहिए, आप पर आने भी चाहिए। जैसे ध्यान देना, एक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए यदि किसी ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव के लिए, यदि किसी ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव ए के लिए ए स्क्वायर बराबर दे रखा है ई, ए स्क्वायर बराबर ई है, तो सिद्ध कीजिए कि जी क्या है, एक आबेली ग्रुप है। जी एक आबेली ग्रुप है। बताओ कर सकते हो क्या इसको? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है ए स्क्वायर बराबर ई दे रखी है, और ये प्रॉपर्टी मैं आपको लिखा भी चुका हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर ई का मतलब है क्या भाई, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए बराबर कितना है 2, जो क्या है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या है तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, एक आबेली ग्रुप होगा। तो यहाँ से आप इसको सीधा भी पता लगा सकते हो, ए स्क्वायर बराबर ये तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर 2 है, प्रत्येक अवयव के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगर इसको हम प्रूफ करें, सिद्ध करें, तो देखो ए स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है ई है, मतलब ये हो गया ए इंटू ए बराबर ई आ गया। अगर मैं इसमें दोनों तरफ ए इनवर्स से संक्रिया करा दूं तो कितना होगा, ए इनवर्स ए इंटू ए बराबर ए इनवर्स इंटू ई, ये खुद ई बन गया, तो यहाँ से आ गया ए बराबर ए इनवर्स, या इसी को लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर ए। अरे कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ए इनवर्स बराबर क्या आ गया, ए आ गया। और इसी से हम एक बात और लिख सकते हैं कि बी इनवर्स भी किसके बराबर होगा, बी के होगा। भाई अरे ये क्या एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही तो है ना, अगर ए इनवर्स ए के बराबर है तो बी इनवर्स भी किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। हमें दिखाना है कि जी ग्रुप क्या आबेली ग्रुप होगा। ग्रुप तक तो ठीक है, हो गया ग्रुप, तो वैसे तो हमको पता लग गया ऑर्डर ऑफ ए बराबर 2 है तो आबेली ग्रुप हो गया, अभाज्य संख्या आ गया। लेकिन प्रूफ की बात करें तो हमें क्रम भिन्नता दिखानी है, और क्रम भिन्नता हमेशा जो हमेशा हम दिखाते हैं वो हमेशा 2 एलिमेंटों के मध्य दिखाते हैं। अब मान लो ये तो हम जानते ही हैं भाई ए इनवर्स बराबर ए है, तो ए बी का इनवर्स भी तो क्या होगा, ए बी तो होगा ना, ए बी का इनवर्स भी क्या होगा, ए बी होगा। और ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, और बराबर ए बी है। बी इनवर्स बराबर बी के है और ए इनवर्स ए के है, तो बी ए बराबर कितना आ गया, ए बी आ गया। और यही किसकी कंडीशन है, क्रम भिन्नता की। ठीक है ना, ग्रुप पहले से दे रखा है, क्रम भिन्नता हमने इसको दिखाई दिया 2 एलिमेंट्स के लिए, तो हम क्या कह देंगे, अतः जी क्या है, आबेली ग्रुप है। अतः जी क्या है, आबेली ग्रुप है। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? अतः जी क्या है, आबेली ग्रुप है। ठीक है ना। एक देखो नेक्स्ट, यदि किसी ग्रुप जी के, देखो इसको स्टार बना के लिख देना, यदि
किसी ग्रुप G के अवयव A के लिए अगर A स्क्वायर बराबर हो A, तो A क्या होगा? वर्ग समअवयव होगा। A क्या होगा? वर्ग समअवयव होगा। अगर G के अवयव A के लिए A स्क्वायर बराबर क्या हो? A हो, तो अवयव A क्या होगा? वर्ग समअवयव होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि यदि किसी ग्रुप G में, क्या कहती है? यदि किसी ग्रुप G में केवल एक अवयव एक ही कोटि दो हो, तो इसमें एक नियम काम करता है। इनको सीधा पूछा जाता है कि किसी ग्रुप G के अवयव में A स्क्वायर बराबर A है, तो A क्या होगा? तो A होगा वर्ग समअवयव हो गया। ठीक है ना। इसमें पूछ लिया कि यदि किसी ग्रुप G में केवल एक ही अवयव एक ही कोटि अगर दो हो, तो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा? तो इसमें होगा क्या? Ax बराबर होगा क्या? XA फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G हो गया। Ax बराबर क्या हो गया? XA फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। तो एक आपको ये याद रखना है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको पहले करने के लिए देता हूं, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान देना कि माना कि A समूह G का कोई अवयव है, माना कि A समूह G का कोई अवयव है, माना कोई A अवयव है जो किसका है? समूह G का। ऑर्डर ऑफ A बराबर 35 है। ऑर्डर ऑफ A बराबर कितना है? 35 है। तो ऑर्डर ऑफ A की पावर 15 ये निकालना है आपको। A किसी समूह G का अवयव है, ऑर्डर ऑफ A बराबर 35 है, तो ऑर्डर ऑफ A की पावर 15 निकालना है। बताओ निकाल सकते हो क्या? ये मैंने आपको एक रिलेशन भी बताया था, ध्यान देना। मैं कह रहा था कि अगर ऑर्डर ऑफ A बराबर n है, तो ऑर्डर ऑफ A की पावर m क्या होता है? m अपॉन मैसेप ऑफ mn होता है। n अपॉन मैसेप ऑफ mn होता है। बताओ ये बात कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? अरे n को आप खुद करके देख लेना। G में केवल एक अवयव दो कोटि का है, तो ये निकाल लेना, ये रिलेशन पक्का सेटिस्फाई होगा। ठीक है ना। जैसे अरे यही एग्जांपल ले लेना, क्यों घबरा रहे हो? 1 - 1 आयोटा, और इसमें केवल -1 की कोटि क्या है? 2 है। -1 की कोटि केवल क्या है? 2 है। इसके अलावा किसी की कोटि 2 नहीं है। इसके लिए आप इस रिलेशन को सबके साथ लगा लेना, हमेशा ये संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, आपसे कह दिया कि ऑर्डर ऑफ A बराबर 35 है, इससे आप इसको कंपेयर करो। आपसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ A की पावर 15, ये तो किसका काम कर रहा है? n का। तो 35 बटे मैसे पे करना है किसका? 15 और 35 का। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5 या 5 गुना 3 ऐसे लिख दो। ठीक है ना। 35 को 5 गुना 7 गुना 1। ठीक है। अब मैसे पे का मतलब 5 होगा इसमें, तो यहाँ आ गया 5 आ गया, 5 × 7 = 35। तो ऑर्डर ऑफ A की घात 15 कितना होगा? 7 होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट, ऐसे प्यारे क्वेश्चन करेंगे। अब हम बात करेंगे जनकों की संख्या की, जो हम अभी आपको बता रहे थे।
अब देखो नेक्स्ट जनकों की संख्या। नंबर ऑफ जनरेटर। ठीक है ना। अब देखो अगर बात कर रहे हैं जनकों की संख्या की, तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कि जी आपका चक्रीय ग्रुप होना चाहिए। अरे चक्रीय ग्रुप है तभी तो उसमें जनक होंगे ना। अगर जनक ही नहीं है तो चक्रीय ग्रुप ही नहीं होगा, और चक्रीय ग्रुप ही नहीं है तो उसमें जनक होंगे ही नहीं। तो सबसे पहले अगर बात करें, यदि जी चक्रीय ग्रुप है तथा जी में जो अवयवों की संख्या है वो कितनी दे रखी है, n दे रखी है। जी खुद चक्रीय ग्रुप है और जी में अवयवों की संख्या कितनी है, n है। तब इस ग्रुप जी में क्या निकाल रहे हैं, जनकों की संख्या। जनकों की संख्या तो वो कितनी होती है, फाई ऑफ n होती है। और फाई ऑफ n के आप दो नियम पहले से ही पढ़ चुके हो। ठीक है ना। एक तो अभाज्य होने का, एक अभाज्य गुणनखंड होने का। अभाज्य तो फाई ऑफ n बराबर n-1, और गुणनखंड अगर p1 p2 है तो n1-1 अपॉन p1 1-1 अपॉन p2 हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह निकाल लें। जैसे देखो ये पूछ लिया आपसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि जी चक्रीय ग्रुप है। ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जी चक्रीय ग्रुप है, जी क्या है, चक्रीय ग्रुप है, तथा ऑर्डर ऑफ जी बराबर कितना है, 31 है। अब ये चीज तो समझ ही गए। देखो जी चक्रीय ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ जी बराबर 31 है, और पूछ लिया तब जनकों की संख्या बतानी है। मतलब यहाँ से जो पूछ रहा है वो फाई ऑफ 31 पूछ रहा है। अरे भाई ऑर्डर ऑफ जी बराबर 31 है, तो हमें पता है कि जनकों की संख्या क्या होती है, फाई ऑफ n। तो अगर आंसर की बात करें तो फाई ऑफ 31 खुद क्या है कि अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या है तो फाई ऑफ n क्या होता है, n-1, मतलब 31 माइनस 1 तो कितने हो गए, 30 हो गए। तो इसमें जनकों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो इसी का, कि यदि ऑर्डर ऑफ जी बराबर 30 हो, यदि ऑर्डर ऑफ जी बराबर कितना हो, 30, तब जनकों की संख्या पूछ ली। तब जनकों की संख्या है। अब देखो 30 खुद अभाज्य संख्या तो है नहीं, और अभाज्य संख्या नहीं है तो मैंने आपसे कहा था इसके क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। अब ये 30 है, कर लो, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1 आ गया। ठीक है ना। मतलब 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5, और प्रत्येक की घात 1 है। मतलब α1 1 है, α2 1 है, α3 1 है। P1 तो हो गया 2, P2 हो गया 3, और P3 हो गया 5। यहाँ पर P1 2 है, P2 3, और P3 कितना है, 5 हो गया। अब इनका मतलब क्या है, देखो हमें पता है कि फाई ऑफ n क्या होता है, n1-1 अपॉन P1, 1-1 अपॉन P2, और 1-1 अपॉन P3 होगा। चलो रख दो मान, n कितना है, 30 है। ये हो गया 1-1/2, 1-1/3, 1-1/5 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, 30 गुना 1/2 गुना 2/3 गुना 4/5।
ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 5 3 15 दूनी 30, इससे तो ये पूरा गया, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 8 आ गया। तो कुल मिला के अगर किसी ग्रुप की कोटि कितनी है 30 है और ये खुद एक चक्रीय ग्रुप है, तो इसमें जनकों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। बताओ समझ में आया या नहीं। तो कोई दिक्कत है इसमें अगर जनकों की संख्या पूछ ले तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ। ये कह रहा है कि यदि ऑर्डर ऑफ जी बराबर कितना 120 है, तब जी में जनकों की संख्या है। ऑर्डर ऑफ जी कितना है 120 है। अब ये पूछ रहा है कि चलो बताओ जी में जनकों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो क्या होगी हाँ बताओ। इसके सबसे पहले क्या कर दो, अरे अभाज्य गुणनखंड कर दो। 120 के 2 से करो 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1 हो गए। अरे सही हो गए ना। मतलब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 120 को 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1 आ गया। वही सेम ही आ रहे हैं ना 2 3 5। अरे घात से हमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा था अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कितने भी हों आपको कोई मतलब नहीं है। जो मतलब आपको रखना है वो किससे रखना है, वो सिर्फ आपको n से रखना है। P1 P2 और P3 थे तो आप सीधा लिख दो यहाँ पर। फाइव ऑफ 120 कितना होगा 8 होगा। फाइव ऑफ 120 कितना 8 ही होगा क्या। अरे 8 नहीं होगा, वो 30 था, यहाँ 120 है, सॉरी निकालो चलो। अरे भाई यहाँ n आएगा ना 120, यहाँ इसमें तो n कितना था 30 आ रहा था, लेकिन यहाँ कितना आएगा 120। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/5। 120 गुना 1/2 गुना 2/3 गुना 4/5। तो ये तो 30 हो गया, ठीक है ना। अब 30 से 3 चौके 12 कितनी बार गया 4 बार। तो 4 चौक 16 दूनी 32। तो ये कितना हो गया 32 हो गया। मतलब अगर ऑर्डर ऑफ जी कितना 120 है तब जी में जनकों की संख्या कितनी होगी 32 होगी, 32 होगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब देखो एक नियम और है इसमें, ध्यान देना। ये क्या कह रहा है, यदि जी चक्रीय ग्रुप है यदि जी चक्रीय ग्रुप है जिसमें अवयवों की संख्या n है, जिसमें ध्यान देना जी खुद क्या चक्रीय ग्रुप है और जिसमें अवयवों की संख्या, तो इस चक्रीय ग्रुप में अवयवों की संख्या क्या है n है तथा अवयव a इसका जनक है। ध्यान देना इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कह रहा है कि अगर जी एक चक्रीय ग्रुप है और इस चक्रीय ग्रुप में अवयवों की संख्या कितनी है n दी गई है। अब ये क्या कह रहा है कि चलो मान लो कि इसमें एक अवयव a है जो इसका क्या है जनक है, तो इसके जो अन्य जनक है ना, तब इसके अन्य जनक एक ही पावर r के रूप में होते हैं। तब इसके अन्य जनक एक ही पावर किसके रूप में होते हैं r के रूप में होते हैं। जहां अब देखो जी खुद एक चक्रीय ग्रुप है, इसमें अवयवों की संख्या n है, मतलब कुल मिला के इसमें कितने अवयव हैं n अवयव हैं। ये कह रहा है कि अगर इसका एक अवयव a है जो इसका जनक है, तो इसके अन्य जनक है ना एक ही घात r के रूप में होते हैं। जहां लिख देना इसमें क्या कंडीशन होती है, जहां r n की क्या है सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। जहां r
n की सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। बताओ कोई नहीं दिक्कत है क्या? नहीं है ना? मतलब अब देखो इससे मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपको कोई चक्रीय ग्रुप दे दिया, कह दिया कि चलो ठीक है इसमें अवयवों की संख्या n है या इसकी कोटि n है, और कोटि कितनी भी हो सकती है जो आपको गिवन है। इसमें कह दिया कि चलो ये इसका कोई एक जनक है, तो अन्य जनक क्या होंगे? तो हम बताएं क्या करते हैं, कभी भी आपको जनक निकालने हो ना तो उसमें एक ही बात याद रखना कि जो n है ना, इससे छोटी इसकी सापेक्षिक अभाज्य संख्या देख लो, इससे छोटी इसकी अगर सापेक्षिक अभाज्य संख्या जो जो होंगी ना, वही या उसी कोटि के इसके क्या होंगे? जनक होंगे। ठीक है ना? अब इस कोटि के जैसे मान लो ये आ गया 10 दे दिया, ऑर्डर ऑफ जी बराबर कितने दे दिया? 10 दे दिया। अब आपको ये देखना है कि 10 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, तो बताओ कौन कौन सी हैं? एक तो 1 हो गई, 2 नहीं होगी, 3 होगी क्या? हाँ होगी। 4 नहीं होगी, 5 नहीं होगी, 6 भी नहीं होगी, ठीक है ना, 7 होगी, 8 नहीं होगी और 9 होगी। तो कुल मिला के इन अगर एक ही घात देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, जैसे जी में ये अवयव आ गए, ये आ गया A1, A2, A3, A4 से लेकर कहाँ तक? A10 तक आ गए। ठीक है ना? इस प्रकार के इसमें एलिमेंट आ गए। अब वो पूछ रहा है में जनक होंगे, तो इसके जनक देखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि 10 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। क्या देखना है? 10 की सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले हमें कौन देखना है कि इस 10 की सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो बताओ कौन कौन सी होंगी? 1 होगा, 2 नहीं होगी, 3 होगी, 4 ना हो, 5 ना हो, 6 नहीं होगी, 7 होगी और 9 होगी। तो कुल मिला के ये 10 की सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं। अब हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो जनक होंगे ना, क्या होंगे? जनक वो एक तो A1 हो गया, एक A3 हो गया, एक A7 हो गया और एक A9 हो गया। तो ये कुल मिला के इसके क्या होंगे? जनक होंगे। ये खुद क्या है? इनके जनक है। ठीक है ना? अब आप मन में आपके ये सवाल आ रहा होगा कि सर अभी आपने जो किसी भी चक्रीय ग्रुप है उसके जनकों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी बताया था। ठीक है ना? चलो वो फॉर्मूला भी यूज करके देख लो। जनकों की संख्या कुल कितनी है? इसमें 4 है। ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ जी अगर उस फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। ऑर्डर ऑफ जी कितना है? 10 दे रखा है। अब इस 10 के क्या गुणनखंड क्या होंगे? अरे 2 गुना 5 ही तो होंगे ना। तो मतलब यहाँ पर जो P1 का काम कर रहा है वो 2 कर रहा है और P2 का काम कौन कर रहा है? 5 कर रहा है। चलो लगा दो फॉर्मूला, 5 ऑफ 10 लगा दो, 10 गुना 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/5 हो गया। तो ये कितना हो गया? 10 गुना 1/2 गुना 4/5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है ना? अगर आप कोई ये कहे कि कौन कौन से जनक होंगे, देखो 2 तरह के क्वेश्चन उठेंगे इसमें। एक तो आपसे ये कह दिया कि कौन कौन से जनक होंगे और दूसरा ये कह दिया कि जनकों की संख्या क्या होगी। अब जनकों की संख्या तो आप सीधा ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन बात अगर वहाँ अटक गई कि इसके कौन कौन से जनक होंगे तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन दे दिया, ये जी सेम ये डिटो आ गया और इसमें ऑप्शन इस तरह के दे दिए कुछ घुमा घुमा के। जैसे एक में दे दिया A1 A2 A7 A9, A1 A3 A7 A9, तो इस तरह क्वेश्चन में जो इसके ऑप्शन है वो दे दिए। अब पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा होगा, तो महाराजो ये अपना फंडा रखा रह गया वहाँ पर।
क्योंकि इससे हम सिर्फ ये बताते थे कि सर इसमें जनकों की संख्या कितनी होगी, लेकिन ये पता नहीं चलता कि वो जनक कौन कौन से होंगे। तो वो जनक कौन कौन से होंगे, इसकी इंक्वायरी करने के लिए हमें जो ग्रुप की कोटि है उसकी सापेक्षिक अभाज्य संख्या देखनी है, और उन्हीं की घातों में हमको क्या लिख देने, जनक लिख देने। तो कुल मिला के ये इनके क्या होंगे, जनक होंगे। बताओ दोनों बात समझ में आ गई क्या? किसी भी चक्रीय ग्रुप के जनकों की संख्या निकालने के लिए फाई ऑफ एन का प्रयोग करते हैं अगर उसमें एन एलिमेंट है। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये इससे भी आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं। भाई पूछ लिया कि जी चक्रीय ग्रुप है जिसमें अवयवों की संख्या क्या है, एन है, ठीक है ना। तो बताओ इसमें जनक कितने होंगे, तो वो इस नियम से होंगे, क्योंकि जनक हमेशा एक ही घात आर के रूप में होते हैं, जहां आर एन की क्या है, सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, अगर बात करें, देखो इसमें एक क्वेश्चन भी दे रखा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन यही कह रहा है जो हम अभी कर चुके हैं, तो इसको छोड़ो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चक्रीय ग्रुप के गुणधर्म, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, चक्रीय ग्रुप के गुणधर्म, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप लिख दो चाहे, प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप। अब देखो चक्रीय ग्रुप के गुणधर्म में अलग अलग गुणधर्मों की बात करेंगे। सबसे पहला गुणधर्म ये कहता है कि यदि जी चक्रीय ग्रुप है तो जो अपना इसका जनक है उसकी कोटि बराबर किसकी होती है, ग्रुप की कोटि के। जो आप जानते हो भाई जनक कब होगा, भाई जनक वो तभी होगा जब उसकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होगी, तभी तो भाई वो सभी अवयवों का निर्माण कर पाएगा ना। हर एक कोटि पर अलग अलग वो अलग अलग अवयवों का निर्माण करेगा, और जैसे 4 अवयव हैं तो 4 बार उसकी क्या होंगी, अलग अलग संक्रिया होंगी, और उसी 4 बार से वो उनका क्या करेगा, निर्माण करेगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले नंबर फर्स्ट पर लिख देना, यदि जी क्या है, चक्रीय ग्रुप है, तब क्या लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ जनक बराबर ऑर्डर ऑफ जी होगा। आई मीन अर्थात लिख देना जनक की कोटि बराबर किसके होगी, ग्रुप की कोटि के। जनक की कोटि बराबर किसकी होगी, ग्रुप की कोटि के बराबर होगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। नंबर सेकंड देख लो, ये कह रहा है कि यदि जी चक्रीय ग्रुप है तब यदि अवयव ए इसका जनक है, अवयव ए इसका जनक है, तो इस अवयव ए का प्रतिलोम, इस अवयव ए का प्रतिलोम मतलब ए इनवर्स भी क्या होगा, जनक होगा। मतलब कोई अवयव किसी ग्रुप, जैसे जी चक्रीय ग्रुप है, इसके अवयव ए इसका जनक है, तो इस अवयव ए का प्रतिलोम भी इसका क्या होगा, जनक होगा। जैसे मैंने आपको बताया भी था, ध्यान देना,
जैसे ये ले लिया हमने g बराबर 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा ले लिया, ठीक है ना। 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा ले लिया। अब आपको पता है, देखो इसके जो जनक है ना वो कौन कौन से हैं, एक तो आयोटा है और एक है, और ये भी हमें पता है कि आयोटा का जो प्रतिलोम है ना वो कौन है, माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का प्रतिलोम कौन है, आयोटा। तो देख लो, अगर आयोटा इसका जनक है तो माइनस आयोटा भी इसका जनक होगा, और माइनस आयोटा अगर इसका जनक है तो आयोटा भी इसका क्या होगा, जनक होगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर जी चक्रीय ग्रुप है और अगर कोई अवयव इसका जनक है तो उस अवयव का प्रतिलोम भी इसका क्या होगा, कंफर्म है, जनक होगा। ये बात आप गांठ बांध लेना, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, देखो ये भी बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है। ये कहती है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, ठीक है ना। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली ग्रुप होता है, लेकिन प्रत्येक आबेली ग्रुप का प्रत्येक आबेली ग्रुप का चक्रीय होना क्या नहीं है, आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। मतलब प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है, लेकिन प्रत्येक आबेली ग्रुप का चक्रीय होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। जैसे आपको पता भी है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने बात की थी तो Z+ की बात की थी। Z+ तो दोनों ही है, चक्रीय भी है और आबेली भी है। लेकिन जो Q, R और C है ना, ये तीनों प्लस संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप तो हैं लेकिन चक्रीय ग्रुप नहीं है। तो आप इनको लिख भी सकते हो। एग्जाम्पल के लिए Q+, R+ और C+ क्या है, आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप है, परंतु चक्रीय ग्रुप नहीं है, परंतु चक्रीय ग्रुप नहीं है। बताओ कोई दिक्कत है क्या। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप तो क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है, लेकिन प्रत्येक आबेली ग्रुप का चक्रीय ग्रुप होना बिल्कुल भी क्या नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो इसको भी आप क्या कर लेना, याद कर लेना। एक और होती है इसकी प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है, कितनी हो गई, 3 हो गई ना। तो नंबर 4 आप लिख देना कि यदि ऑर्डर ऑफ G बराबर कितना दे रखा है, अगर ऑर्डर ऑफ G अभाज्य संख्या है तब, अगर ऑर्डर ऑफ G क्या दे रखा है, अभाज्य संख्या दे रखा है, तब G चक्रीय भी होगा और आबेली भी होगा। तब G चक्रीय ग्रुप व आबेली ग्रुप दोनों होगा। अरे मैं बता तो रहा था ना, इसमें ऑर्डर ऑफ G अगर अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई इसमें तत्समक अवयव को छोड़कर प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि की क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये आबेली ग्रुप हो गया, और एक आबेली ग्रुप तो है ही, हम पढ़ ही रहे थे कि अभाज्य संख्या है ऑर्डर ऑफ G, तो वो आबेली ग्रुप तो है ही है, लेकिन ये क्या होता है, चक्रीय ग्रुप भी होता है। इसमें आप लिख देना कि अगर लिखना चाहो तो, चूंकि तत्समक अवयव को छोड़कर
सभी अवयव इसके जनक होते हैं। इसका मतलब यही हो गया ना, जनक होने का, इसके जनक होते हैं। तत्समक अवयव को छोड़कर सभी अवयव इसके क्या होते हैं, जनक होते हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना।